डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के नेता गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के जो गढ़ हैं उन गढ़ों में तो लगातार जा रहे हैं और जनसंपर्क और जन अभियान भी कर रहे हैं, लेकिन जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है उनमें से किसी भी क्षेत्र को न वो छू रहे हैं, न उन क्षेत्रों में जब से उनकी पार्टी लॉन्च हुई है तब से कोई बड़ी या महारैली गुलाम नबी आज़ाद ने की है। ये आरोप मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए कांग्रेस के ऑल इंडिया नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर जहांजेब सिरवाल हैं। जहांजेब जी, आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद केवल उन कॉन्स्टिट्यूएंसियों में घूम रहे हैं जहां पर कांग्रेस बहुत मजबूत है। जी, ये इल्जाम केवल कांग्रेस नहीं, जम्मू कश्मीर का हर एक जिम्मेदार नागरिक लगा रहा है। और ये इल्जाम नहीं, ये सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज से आज़ाद साहब को एलर्जी है, या ये साफ कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाने से उनको उनकी आला कमान रोक रही है। आला कमान का मतलब? नागपुर, मोदी जी, अमित शाह जी, जिनकी डायरेक्शन पे आज़ाद साहब ने पार्टी बनाई है, जिनकी डायरेक्शन पे आज़ाद साहब गांव-गांव घूम रहे हैं, सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज का वोट काटने के लिए, जिस तरह से हमने बाकी कंट्रीज में कटिंग मशीन की तरह यूज कर रही है। सो वही एक वोट कटिंग मशीन जो है वो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी है। मिसाल के तौर पे गुलाम नबी आज़ाद कहां जा रहे हैं जहां आपको लग रहा है कि आप मजबूत हैं, और कहां नहीं जा रहे हैं जहां आपको लगता है कि बीजेपी मजबूत है? गुलाम नबी आज़ाद साहब तो चिनाब वैली से बाहर ही नहीं निकले। चिनाब वैली की 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 300 बार जा चुके हैं कि कहीं गलती से किसी सेकुलर पार्टी को वोट ना पड़े, गलती से किसी सेकुलर पार्टी का परचम बुलंद ना हो। वहां से निकलते ही इस ठंड में भी वो लगातार कश्मीर में सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डेंट कर रही है। ये बात जम्मू कश्मीर की आवाम को समझनी होगी कि नागपुर के इशारे पर आज़ाद साहब वो काम कर रहे हैं जो 5 अगस्त 2019 के बाद अभी तक डायरेक्टली बीजेपी नहीं कर पाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो पता था कि इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनकी एक्सेप्टेंसी नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने एक ऐसा चेहरा सामने लाया जो पर्दे के सामने तो सेकुलर है पर पर्दे के पीछे उसका चेहरा कुछ और है। क्या आपको लग रहा है कि असर पड़ रहा है लोगों के बीच में, इससे वोट कटेगा इससे, और अगर वोट कटेगा तो सफलता किसको मिलेगी? जी, मैं आपको कह रहा हूं कि असर पड़ना ना पड़ना तो चुनाव में देखा जाएगा, और जम्मू कश्मीर की जनता बहुत अक्लमंद है, वो इनको इनके प्लान से पहले ही पहचान गई है। पर हमारा काम जनता को अवेयर करना है, हमारा काम जनता को सच का आईना दिखाना है, जो हम दिखाते रहेंगे। इससे चुनाव में किसको फायदा होगा ये तो साफ तौर पे है कि आज़ाद साहब के कदम जम्मू कश्मीर में पड़ते ही भारतीय जनता पार्टी को फायदा देने के लिए लाए गए हैं। उसके अलावा आज़ाद साहब का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई पॉलिटिकल कंसर्न नहीं है किसी भी तरीके से। वो ये चाहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद अभी तक जो पाप भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं उन पापों को धोने के लिए डाप लाया गया है, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी लाई गई। लेकिन अभी तो नाम उनका फाइनलाइज नहीं हुआ, तो आप डाप कह नहीं सकते फिलहाल। नहीं, डाप कह दीजिए या नागपुर का पाप कह दीजिए, ये एक ही बात है। डाप हो, पाप हो या आप हो, ये तीनों जो है ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वोट कटिंग मशीन है। इसके अलावा और कोई पॉलिटिकल उद्देश्य इन लोगों का नहीं है। जहां जा रहे हैं वहां यही बात कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहां अपनी वो कहानियां सुना रहे हैं, सन 47 से लेकर अभी तक की कहानियां सुना रहे। इनके पास कोई फ्यूचर एजेंडा नहीं है सिवाय इस चीज के कि आप सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज को वोट मत दीजिएगा, क्योंकि अगर वो जीत गए तो यहां पर लोगों की जीत होगी। लेकिन जिस तरीके से आप गुलाम नबी आज़ाद को क्रिटिसाइज करते हैं, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, ना पीडीपी कर रही है, ना पीपुल्स कॉन्फ्रेंस कर रही है, और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने तो जरूर किया, वोट है वो कांग्रेस का वोट है। और यदि भारतीय जनता पार्टी की किसी के साथ डायरेक्टली टक्कर है, भारतीय जनता पार्टी का कोई पार्टी मुकाबला कर सकती है, तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। और आज़ाद साहब को केवल और केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा गया है। बाकियों को तो अभी नुकसान बाज़ाहिरी तौर पे दिख ही नहीं रहा है, पर हमारा जो रोल है एज ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, ओल्डेस्ट सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी, और द पार्टी जो अभी भी विदहोल्ड कर रही है आइडिया ऑफ इंडिया को, तो हमारी तो ये जिम्मेदारी है कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, आज आज़ाद साहब होंगे, कल कोई और था, परसों कोई और, ये आते जाते रहेंगे, ऐसे कई सारे गुलाम और आएंगे
कई सारे आजाद और आएंगे जो कांग्रेस के वोट को डेंट करके भारतीय जनता पार्टी को फायदा देना चाहेंगे, पर इनके सभी प्लान्स के ऊपर पानी फिर जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा कि जनता बहुत होशियार है, जनता बहुत अक्लमंद है। वो आप धीरे धीरे करके गुलाम नबी साहब के प्रोग्राम्स देख रहे हैं कि किस तरह से भीड़ धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई है। धीरे धीरे करके लोगों को समझ आ गया है। जिस तरह भी कुछ ही दिन पहले उन्होंने अम्ब्रेला लेने की कोशिश की थी कि मैं चाहता हूं हिमाचल में कांग्रेस जीत जाए, मैं चाहता हूं गुजरात में कांग्रेस जीत जाए। वो बेसिकली एक छाया बनाकर लोगों के सामने अपनी इमेज दिखाना चाहते थे कि मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूं। आप ऐसे तो अपनी चिट्ठी में कांग्रेस को गालियां देते हैं, आप ऐसे तो मीडिया के सामने आके कांग्रेस को गालियां देते हैं, और जब आपको लगा कि सेकुलर वोट मेरे हाथ से छिन रहा है, सेकुलर लोग अब मुझ पर सवालिया निशान उठा रहे हैं, उस टाइम पे आपको कांग्रेस की याद आ गई। गोया लोगों को यह समझ जाना चाहिए कि अगर सेकुलर वॉइस इस देश में कोई है, अगर जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए कोई वॉइस है, तो वो केवल और केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। मुझे ये बताइएगा कि हिमाचल में तो आपकी जीत हो गई, लेकिन गुजरात में आपका सूखड़ा साफ हो गया। वो सूखड़ा कैसे साफ हुआ? वहां आखिरकार वहां तो गुलाम नबी आजाद थे नहीं। जी देखिए, मैंने आपको कहा पहली चीज तो ये कि 3 राज्यों में चुनाव थे मोटा मोटा, हिमाचल, गुजरात और दिल्ली एमसीडी चुनाव, जो बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव होता है। अगर सवाल सत्ता में बैठे हुए लोगों से हो जो ये दावे करते हैं कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बना रहे हैं, हम एक पार्टी वाला राष्ट्र बना रहे हैं, तो सवाल उनसे ये होना चाहिए कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का राज्य। ऐसे तो अगर कांग्रेस कहीं पर चुनाव हारती थी तो मीडिया उठ उठ के सवाल पूछती थी कि आखिर अध्यक्ष कब इस्तीफा देंगे, फला कब इस्तीफा देगा, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी का इस्तीफा मांगा जा रहा था। आज मैं आपके माध्यम से आप जाके रविंद्र रैना जी से यह सवाल पूछिएगा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का राज्य आप हार गए, नड्डा साहब कब इस्तीफा दे रहे हैं, नड्डा साहब कब जिम्मेदारी लेंगे चुनाव हारने की? या जिस तरह से आप जीतने का श्रेय मोदी जी को देते हैं, तो क्या चुनाव हारने की जिम्मेदारी भी नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं? ये पहले भारतीय जनता पार्टी से आप ये सवाल पूछ लीजिए कि वो क्लियर करे। कांग्रेस कल भी मैदान में थी, कांग्रेस आज भी मैदान में है। हम जनता के मत को एक्सेप्ट करते हैं। यदि जनता ने हमें गुजरात में अपोजिशन में बैठने के लिए रखा, तो हम अपोजिशन में बैठ के अपोजिशन का रोल निभाएंगे। लेकिन हैं थोड़े से, तो क्या अपोजिशन करेंगे? नहीं देखिए, थोड़े से ही काफी होते हैं। जंगल में एक ही शेर होता है, तो हम थोड़े से भी काफी हैं भारतीय जनता पार्टी को ललकारने के लिए। और जिस तरीके से हमें जनता ने बहुमत के साथ हिमाचल में जिताया है, हम रेस्पॉन्सिबली। ये भी आप मानेंगे कि लोगों को एक और डर रहता है आपकी पार्टी से कि चुनाव कर्नाटका में यही हुआ, और महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी, शिवसेना सारी भागकर अलग हो गई। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में सरकार आपने बनाई, लेकिन कांग्रेस भाग गई बीजेपी में। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 से 5 राज्य ऐसे जहां सरकार आप बना रहे थे, लेकिन आपके लोग ही भाग गए। तो लोगों के मनस में यह बात आ जाती है कि भाई इस पार्टी को वोट देने का फायदा कुछ नहीं, क्योंकि इनके एमएलए तो भागकर बीजेपी चले जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, होता क्या है कि लेकिन भागे ना, ये मानते हैं ना। कर्नाटका में आपकी सरकार गिरी, महाराष्ट्र में आपकी सरकार गिरी, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार गिरी, गोवा में आपकी सरकार नहीं बनी, हरियाणा में आपने जिस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, वो पार्टी चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी के साथ चली गई। जी देखिए, आप किसी के दिल में तो झांक कर देख नहीं सकते हैं। पीडीपी ने यहां 2014 का चुनाव एंटी बीजेपी होकर लड़ा था। पूरी की पूरी वैली ने पूर्ण बहुमत देके एंटी बीजेपी उनको जिताया था। बाद में पीडीपी ने बीजेपी के साथ अलाइन